Hello student, after completing the replication and transcription part of central dogma, we come forward to the next part of the central dogma, and that is translation. Transcription and translation are the two major steps of gene expression. लेकिन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बीच में हम एक टॉपिक और लेंगे, जेनेटिक कोड। ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो डीएनए के पास थी वो आरएनए पे शिफ्ट होती है। ठीक है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल में होती वो कोडेड फॉर्म में होती है। डीएनए आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में होगी और कोड भी न्यूक्लियोटाइड के होंगे। एक्चुअली हेरिडिटी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में होता क्या है, मैं कई बार बता चुका हूँ आगे भी कि in terms of hereditary information we just have the information of protein formation, and you know what are proteins? These are the polymer of amino acid. बहुत सारे अमीनो एसिड को हम सीक्वेंस में लीनियरली अरेंज करते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, और यही पॉलीपेप्टाइड चेन और अच्छे से फोल्ड वगैरह होकर के और 2-3 पॉलीपेप्टाइड कंबाइंड होकर प्रोटीन बन जाता है, और फिर ये प्रोटीन वर्क करता है एज एंजाइम और समथिंग एल्स, और तब जाकर करेक्टर बनता है। तो जो हेरिडिटी करेक्टर, जो जेनेटिकल करेक्टर हम देखते हैं वो प्रोटीन के हेल्प से डेवलप होते हैं, और प्रोटीन डेवलप होता है जीन से। तो कुल मिलाकर जीन में हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, जितने भी प्रोटीन नेचर में मिलते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स, इन प्रोटीन्स में भी बड़ी यूनिक बात है, ये अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। ठीक है, और आप देखिए बड़ी खास बात है कि पूरे लिविंग सिस्टम में जितने तरह के प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन में वैरायटी बहुत है, लेकिन उनको बनाने वाले अमीनो एसिड का नंबर लिमिटेड है। अमीनो एसिड्स आर देयर मोनोमर यूनिट्स एंड द प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स आर द पॉलीमर्स। ठीक है, और जितने भी प्रोटीन होते हैं वो दो चीज़ों से डिफर करते हैं। प्रोटीन की जो स्पेसिफिसिटी है कि अलग अलग तरह की जो प्रोटीन है उनमें डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस, ये स्पेसिफिसिटी दो चीज़ों से आती है। एक तो उनके अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा अमीनो एसिड है, सेकेंड पर कौन सा, थर्ड पर कौन सा, लाइक दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड एंड टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड है। सेकेंड थिंग कि टोटल कितने अमीनो एसिड है, कि 100 अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड है, 200 का है, और उनमें वो 100 भी किस सीक्वेंस में अरेंज है, फर्स्ट नंबर पर कौन सा अमीनो एसिड, सेकेंड पर कौन सा है। ये दो चीज़ें प्रोटीन का टाइप डिसाइड करती है। समझ गए? तो जितने अलग अलग तरह के प्रोटीन हैं उनमें केवल दो चीज़ों का डिफरेंस है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड एंड टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड। और हमने ऑब्जर्व किया कि जितने तरह के प्रोटीन हैं उनमें 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं जो यूज़ होते हैं, और इन्हीं को हम आगे पीछे अलग अलग सीक्वेंस में अरेंज करके अलग अलग प्रोटीन बना देते हैं। तो कई बार होता है एक अमीनो एसिड भी आगे पीछे हो गया तो प्रोटीन चेंज हो जाता है, प्रोटीन का नेचर बदल जाता है। समझ में? ये प्रोटीन का एक बेसिक पार्ट हमें समझ में आना चाहिए। हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन में प्रोटीन की इंफॉर्मेशन और वो डीएनए में है, और वहीं से आरएनए पर आ गई। ठीक है, लेकिन प्रोटीन जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है, आरएनए पर तो कहीं अमीनो एसिड तो नहीं है। डीएनए एंड आरएनए बोथ कंटेन न्यूक्लियोटाइड, तो हाउ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड फाइनली फॉर्म सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन? दिस वाज एन ग्रेट क्वेश्चन, और इसीलिए सेंट्रल डोग्मा में ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन पर जाने से पहले हमें कोड समझने पड़े। फिर ये कंसेप्ट आया कि कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल में हमारी प्रोटीन की ये इंफॉर्मेशन, अमीनो एसिड के सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में है, और ये कोड न्यूक्लियोटाइड के बने होंगे। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए की लैंग्वेज न्यूक्लियोटाइड की है। ये एक लैंग्वेज है, जैसे हर लैंग्वेज में कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, फिर उन अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनते हैं, और वही वर्ड्स फिर कम्युनिकेशन में काम आते हैं। तो यहाँ भी वही है, डीएनए की लैंग्वेज, आरएनए की जो लैंग्वेज है उनमें अल्फ़ाबेट है न्यूक्लियोटाइड, और केवल 4 ही अल्फ़ाबेट है, 4 न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब इन 4 न्यूक्लियोटाइड से कुछ वर्ड बनेंगे जिनको हम कह सकते हैं कोड वर्ड, और ये कोड वर्ड जब हम रीड करेंगे तो एक एक कोड से हमें अमीनो एसिड के बारे में पता चलेगा कि इस कोड का मतलब कौन सा अमीनो एसिड लाना है। फिर हम उन कोड वर्ड को रीड करेंगे, ठीक है, और अमीनो एसिड की सीक्वेंस बनाएंगे। मीन्स देयर इज अ ट्रांसलेशन ऑफ वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, हेरिडिटरी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए की लैंग्वेज को प्रोटीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है।
और जब लैंग्वेज ट्रांसलेशन होती है तो हमें दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, किस लैंग्वेज में किस वर्ड का क्या मीनिंग है दूसरी लैंग्वेज में। तो इसीलिए बीच में हम एक जेनेटिक कोड का कंसेप्ट ले रहे हैं। जल्दी हमें ये रियलाइज हुआ कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जिस तरह से एक्सप्रेस होती है, तो यहाँ लैंग्वेज का एक ट्रांसलेशन है जो डीएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो आखिर ये लैंग्वेज कैसे बनी, क्या है इसमें, कौन से अल्फ़ाबेट, कौन से वर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसी पर आता है फिर कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक कोड। द टर्म जेनेटिक कोड एंड द कंसेप्ट वाज गिवन बाय जॉर्ज गेमो फर्स्ट ऑफ ऑल। जॉर्ज गेमो ने पहली बार हमें एक कंसेप्ट दिया कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में होनी चाहिए। फिर बाद में कोड की डिस्कवरी भी हुई। द डिस्कवरी वाज मेड बाय द एफर्ट ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट, जिसमें 3 साइंटिस्ट मेन है, निरनबर्ग, मैथाई एंड खुराना। खुराना इज एन इंडियन साइंटिस्ट, हरगोविंद खुराना। इन लोगों ने फिर कोड आगे डिस्कवर भी की है, ठीक है। तो कोड का जो कंसेप्ट, जो रिक्वायरमेंट आई, वो यहीं से आई हमारी। देखिए हमने वही लिखा, इन जेनेटिक मटेरियल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज फाउंड इन कोडेड फॉर्म। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज फाउंड इन कोडेड फॉर्म। अब कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन है तो कैसे होगी? दीज कोड मस्ट बी मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये कोड न्यूक्लियोटाइड के बने होने चाहिए, क्योंकि आपके डीएनए में और इवन आरएनए में दोनों में न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। हम जानते हैं कि चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए देयर आर 4 टाइप्स, ठीक है। लेकिन हमें प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड कितने कोड करने हैं? अमीनो एसिड यूज्ड इन प्रोटीन फॉर्मेशन विल बी 20 टाइप। तो ये एक डिफरेंस है कि 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड है लेकिन 20 टाइप के अमीनो एसिड कोड करने हैं। तो इसका मतलब एक कोड कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, इसको लेकर के शुरू में सोचना शुरू किया। और जॉर्ज गेमो ने इसमें दिमाग लगाया कि आखिर अब एक कोड कैसे बनाया जाए। पहले हम अगर कोड को डिफाइन करें तो आपको कोड की एक डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। अ जेनेटिक कोड इज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जेनेटिक कोड न्यूक्लियोटाइड की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, कहाँ पर? इन डीएनए और एमआरएनए। डीएनए या एमआरएनए में दोनों में कोड होती है, और न्यूक्लियोटाइड की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। वो क्या करती है? विच स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड ड्यूरिंग पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम न्यूक्लियोटाइड की वो सीक्वेंस एक अमीनो एसिड को स्पेसिफिकली कोड करती है, उसको हम एक जेनेटिक कोड कहें। तो जेनेटिक कोड इज एक्चुअली द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कितने न्यूक्लियोटाइड है वो वेरिएबल हो सकता है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा अभी। लेकिन न्यूक्लियोटाइड की ये सीक्वेंस प्रोटीन बनाते वक्त एक अमीनो एसिड के बारे में बताएगी। ये एक कोड कहलाता है, कोडोन सिंगुलर वर्ड, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन ये आया कि हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्स वन कोडोन। चलिए अब कोड हैं, डीएनए में भी हैं, आरएनए में भी हैं। अब हमारा मेन क्वेश्चन था कि आखिर कितने न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक कोड बनाए जिससे कि हमारा अमीनो एसिड कोड किए जा सके। तो उसको थोड़ा मैथमेटिकली लिया गया और एक फॉर्मूला बनाया गया, टोटल पॉसिबल कोड्स, कि टोटल कितने पॉसिबल कोड्स बनेंगे, कितने न्यूक्लियोटाइड होने पर क्या रहेगा। x टू द पावर n एक फार्मूला दिया गया, जिसमें x क्या है? टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड हैं। जो नॉर्मली डीएनए या आरएनए में इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड। एंड n क्या है? n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन वन कोड। और एक कोड में हम कितने न्यूक्लियोटाइड रखना चाह रहे हैं, कि हर कोड कितने न्यूक्लियोटाइड का बना है और टोटल आपके पास कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड है। इन दोनों से डिसाइड होगा कि हमारा एक टोटल कितने कोड बनेंगे, टोटल पॉसिबल कोड। समझ में? इस फॉर्मूले पर छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। पहले हम जरा इससे यूज करके कोड पर आते हैं कि कोड कैसे कंस्ट्रक्ट किए गए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जेनेटिक कोड डीएनए में भी है, जीन में और आरएनए में भी है, लेकिन हमें कोड अच्छे से नज़र आते हैं आरएनए पर, क्योंकि आरएनए का जो सेगमेंट है उसमें सिर्फ कोड ही होते हैं। डीएनए में तो क्या होता है, पूरा डीएनए तो जीन नहीं है, जीन वाले हिस्से में कोड है, लेकिन फिर उसके बाद डीएनए कंटिन्यू भी रहता है। तो न्यूक्लियोटाइड ही न्यूक्लियोटाइड नजर आते हैं, वहाँ कोड पहचानना मुश्किल है। इसीलिए जब भी हम कोड लिखते हैं तो हम एमआरएनए के टर्म्स में लिखेंगे, और इसीलिए हम थायमिन की जगह यूरेसिल यूज करते हैं, क्योंकि हमें ढंग से कोड विजिबल कहाँ होंगे? एमआरएनए पर। ध्यान रखिए। अब देखिए कितने न्यूक्लियोटाइड से एक कोड बनेगा, मिनिमम से शुरू किया गया और उसको चेक किया गया। जैसे सबसे पहले बात करें, इफ कोड्स आर सिंगलेट, मैं सबसे कम क्या कंसिडर करें? सिंगलेट कोड। व्हाट यू मीन बाय सिंगलेट कोड? मीन्स वन न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्स वन कोड। अगर एक न्यूक्लियोटाइड को ही एक कोड मान लें तो कितने कोड बनेंगे?
टोटल पॉसिबल कोड। x की वैल्यू तो कितनी है 4 और n क्या था, x टू द पावर n है। n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन वन कोड, और हम कितना मान रहे हैं, 1 न्यूक्लियोटाइड इन वन कोड। तो x टू द पावर n यानी 4 टू द पावर 1 यानी कि 4। टोटल कितने कोड पॉसिबल हुए, 4। अब अगर हम सिंगलेट कोड लेते हैं तो केवल 4 ही कोड बनेंगे। अमीनो एसिड कितने कोड करने हैं, 20। अगर 4 कोड हैं 20 अमीनो एसिड कोड करेंगे तो एम्बिग्युएसी हुई। फिर तो एक एक कोड को एक से ज़्यादा अमीनो एसिड कोड करना पड़ेगा, 5 टाइम्स हो रहे हैं कोड तो, ठीक है, सॉरी अमीनो एसिड, और कोड केवल 4 ही है। हम एम्बिग्युएसी नहीं चाहते। जेनेटिक कोड बहुत स्पेसिफिक है, कोड देखते पता चल जाना चाहिए कौन सा अमीनो एसिड आ रहा है, ठीक है। अगर एक एक कोड बहुत सारा अमीनो एसिड कोड करने लगेगा तो कोई स्पेसिफिसिटी नहीं रहेगी और वो पॉसिबल नहीं है, वो चलेगा नहीं। तो साफ साफ है, दीज आर नॉट सफिशिएंट फॉर 20 अमीनो एसिड। 20 अमीनो एसिड कोड करने के लिए सिंगलेट कोड तो सफिशिएंट नहीं, ये रिजेक्ट होगी। ये सब जॉर्ज गेमो ही एक्चुअल में शुरू में थ्योरेटिकली ये चीज़ें दी थी। देन कोड्स आर डबलेट, अगला ले लिया कोड्स आर डबलेट। मान लो चलो सिंगलेट नहीं डबलेट लेते हैं, मीन्स 2 न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्स 1 कोड। तो इससे टोटल पॉसिबल कोड कितने बने, 4 टू द पावर 2 यानी कि 16 कोड बने, ठीक है। थोड़े कोड का नंबर बढ़ गया, 16 कोड बने, लेकिन अभी भी अमीनो एसिड कितने हैं, 20। अब 20 अमीनो एसिड के लिए अगर 16 कोड रखते हैं तो भी कुछ कोड में एम्बिग्युएसी रहेगी, और कुछ कोड से हमें एक से ज़्यादा अमीनो एसिड कोड करवाने पड़ेंगे, तभी तो 20 पूरे होंगे। कोड तो 16 ही है। हालांकि एम्बिग्युएसी ज़्यादा किस में हुई, जब सिंगलेट कोड लेंगे, वहाँ 4 ही कोड है और 20 अमीनो एसिड है। सिंगलेट से डबलेट पाए तो एम्बिग्युएसी थोड़ी कम हो गई, लेकिन फिर भी एम्बिग्युएसी रहेगी और स्पेसिफिसिटी पूरी तरह से नहीं आ पाएगी, और इसलिए डबलेट कोड का कंसेप्ट भी फिर हमें रिजेक्ट करना पड़ा। उसके बाद हम आए नेक्स्ट वन, कोड्स आर ट्रिपलेट। इफ कोड्स आर ट्रिपलेट, ये सजेशन फिर गेमो का था कि सिंगलेट डबलेट छोड़ो, ट्रिपलेट पर आते, मीन्स 3 न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्स 1 कोड। और अगर 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को हम एक कोड माने तो कितने पॉसिबल कोड बन सकते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड को इधर उधर जमा करके हम देखेंगे टोटल 4 टू द पावर 3 64 कोड्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, 64 कोड्स। नाउ वी हैव टू कोड ओनली 20 अमीनो एसिड। हमें तो कोड केवल 20 अमीनो एसिड ही करने, ठीक है, लेकिन कोड बन कितने ने, 64। अब एक बात ध्यान रखना, जितने कोड आपको चाहिए 20 अमीनो एसिड के लिए मिनिमम 20 चाहिए। अगर कोड 20 से ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, 20 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 20 से कम कोड होंगे तो फिर एम्बिग्युएसी आएगी और फिर स्पेसिफिसिटी खत्म हो जाएगी। 20 से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं ना, वो चलेगा। अभी हम आगे और भी समझाएंगे इस चीज़ को। तो 64 इज मोर देन सफिशिएंट, 3 टाइम्स से ज़्यादा होगा, चलेगा, कम नहीं चलेगा, ज़्यादा चल जाएगा। एंड दैट्स व्हाई दीज आर सफिशिएंट फॉर 20 अमीनो एसिड। अब ये तो खैर थ्योरेटिकली इमेजिन किया था मैथमेटिकल बेस पर, लेटर ऑन इट वाज आल्सो कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंटली। बाद में हमने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को भी प्रूव कर दिया कि कोड ट्रिपलेट ही होते हैं, ये हम आगे बताएंगे अभी। So later on experimentally also it was confirmed that the genetic codes are triplet and 3 nucleotide forms 1 code. समझ में आ गई बात। तो कोड कैसे ट्रिपलेट हुआ, ये हम ट्रिपलेट तक कैसे पहुँचे उसका मैंने एक रास्ता बताया। हमारे कितने पॉसिबल कोड बनेंगे ये डिसाइड करने का फॉर्मूला है x टू द पावर n। अब आप देखो, ये तो चलो हमने बेसिक बात ली, लेकिन आप देखिए इस चीज़ में क्वेश्चन आते हैं कि सपोज ऑन एनी अदर प्लेनेट देयर इज ए लाइफ। एक इमेजिनरी क्वेश्चन देते हैं कि किसी और प्लेनेट पे भी लाइफ है, ठीक है, एंड देयर जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ 6 न्यूक्लियोटाइड। हमारा तो 4 रखता है, मान लो उनके जेनेटिक मटेरियल में 6 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, एंड इफ सपोज दे हैव टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, और वहाँ भी प्रोटीन के लिए 20 अमीनो एसिड कोड करना है, ठीक है, देन देयर जेनेटिक कोड शुड बी सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, लाइक दिस। ऐसे क्वेश्चन आता है। समझे क्या हुआ। हमारा जो मैंने फॉर्मूला बताया था जिसमें सिंगलेट और डबलेट की मैं बात कर रहा हूँ, x टू द पावर n। मान लीजिए किसी प्लेनेट पर 6 न्यूक्लियोटाइड हैं जेनेटिक मटेरियल, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, और वहाँ 20 अमीनो एसिड कोड करने हैं। तो अब आप देख लीजिए, पहले सिंगलेट लो तो 6 टू द पावर 1, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड से एक कोड, तो टोटल 6 कोड बने। वो तो सफिशिएंट नहीं होंगे 20 अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। फिर डबलेट कोड ले लो, 6 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा,
36, और हमें कोड कितने चाहिए, 20 अमीनो एसिड है, तो 36 तो सफिशिएंट। मतलब अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पर 6 न्यूक्लियोटाइड वाला कोई जेनेटिक मटेरियल है तो वहाँ तो डबलेट कोड से ही काम चल जाएगा, ट्रिपलेट की जरूरत ही नहीं। या हम ट्रिपलेट तक क्यों पहुंचे, क्योंकि डबलेट में भी 16 कोड ही बन रहे हैं जो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, तब हमने ट्रिपलेट की बात। देखिए वो एक इमेजिनरी क्वेश्चन बनता है इस तरह से, बट द रियलिटी इज दैट कि ऑन अर्थ लिविंग सिस्टम हैव न्यूक्लियोटाइड, लिविंग सिस्टम जेनेटिक मटेरियल हैव 4 न्यूक्लियोटाइड। तो हमारे लिए तो वो इमेजिनरी क्वेश्चन जो भी हो, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारा कोड ट्रिपलेट होना चाहिए, उससे कम में काम नहीं चलेगा। अब 64 कोड बनेंगे कैसे, ये एक मैथमेटिकल तरीका है, चेकर बोर्ड से बना सकते हो। मैथ्स में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक टॉपिक है, उसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड हमने जेनेटिक्स में भी क्रॉस में हम चेकर बोर्ड बनाते हैं। यहाँ भी एक चेकर बोर्ड से आप सारे पॉसिबल 64 कोड बना सकते हो। हालांकि आपको 64 कोड रटने नहीं है, लेकिन बनते कैसे तरीका आना चाहिए। देखिए यहाँ एक क्या होता है, 3 पॉइंट चेकर बोर्ड बनता है इस तरह से। ये 4x4 का एक चेकर बोर्ड है, 3 पॉइंट चेकर बोर्ड है। एक तरफ हमने लिखा UCAG। सीक्वेंस आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादातर केस में ये सीक्वेंस फॉलो होती है, बाकी कुछ भी रख सकते हो। यू क्यों लिया, क्योंकि हम कोड को RNA के टर्म्स में देंगे, वही हमें अच्छे से नजर आता है। फिर यही सीक्वेंस इधर लिख दी UCAG, और फिर हर कॉलम में भी हर रो में UCAG वही लिख दी। ये 3 साइडेड चेकर बोर्ड है। हम जेनेटिक क्रॉस में 2 साइडेड लेते हैं। अब इसमें इस साइड से लेना है अपने को फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ कोड, यहाँ से लेना है सेकेंड न्यूक्लियोटाइड ऑफ कोड, और इधर से लेना है थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ कोड, ठीक है। और इधर से फर्स्ट, इधर से सेकेंड और इधर से थर्ड लेकर के ट्रिपलेट कोड बनेंगे। और देखो कैसे बनते हैं, ये जैसे चेकर बोर्ड अभी ब्लैंक है, हम इसमें चेकर बोर्ड बना भी सकते हैं। देखिए किस तरह से कोड बनेगा। अब जैसे यहाँ से देखिए, इधर से फर्स्ट लेंगे, इधर से सेकेंड, उधर से थर्ड, तो ये बना यू क्लियर, यू, फिर एक और बनेगा UC। अब देखो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड हो गया। फिर इसी में UA एंड UG। एक बॉक्स में 4 कोड बनेंगे, क्योंकि हमने इधर 4 लिख रखे हैं। अब हर बॉक्स में 4 बनेंगे, टोटल 16 है, 16 बॉक्सेस है, 16 × 4 64 बन जाए। तो कोड इस तरह से, ये चेकर बोर्ड से आप टोटल पॉसिबल कोड बना सकते हो। और देखिए दूसरे में देखा जाए, जैसे मान लीजिए इस बॉक्स में देख लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो U है, सेकंड C हो जाएगा, UC, और ये U, फिर UCC, UCA, UCG, ये हो गया। अब इधर देख लो, भले यहाँ बनाना चाहो तो यहाँ बना के देख लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लेते हैं, यहाँ अब फर्स्ट आ जाएगा C, इधर से U और उधर से U, फिर CUC, CUA, CUG, राइट। इस तरह से आप कहीं पर भी इस तरह से 4 के कोड बनेंगे। टोटल 16 × 4 64 कोड। 64 कोड किस तरह से बनाने, एक चेकर बोर्ड, ये आपको NCERT में भी दिया है, हर बुक में मिलता है कि पॉसिबल कोड का चेकर बोर्ड डायग्राम क्या रहता है। तो इस तरह से बनेगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ध्यान रखें। अब आपको ये जरूरी नहीं है कि अब NCERT में जो चेकर बोर्ड है उसमें तो हर कोड के आगे उन्होंने अपना अमीनो एसिड भी लिखा है कि ये वाला कोड कौन सा अमीनो एसिड के लिए, ये कौन सा अमीनो एसिड के लिए। तो अपने को इतने सारे 64 कोड और उनके अमीनो एसिड याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ मेन कोड और उनके अमीनो एसिड ध्यान रखना, वो भी आगे आ जाएंगे, बस उतने ध्यान रखें। पूरे 64 को ऐसे लर्न करने की कोई खास जरूरत नहीं होती। तो ये तो खैर थ्योरेटिकली हमने पहले एज्यूम किया कि हाउ द कोड्स विल डेवलप, एंड हमें पता चला कि कोड कम से कम ट्रिपलेट तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब कोड आखिर डिस्कवर कैसे हुए, जैसे हमने कहा 64 कोड हैं, कौन सा कोड कौन से अमीनो एसिड के लिए है, ये हमें पता कैसे चला। जेनेटिक कोड की डिस्कवरी इतनी आसान नहीं थी, ठीक है। एक लैंग्वेज को समझ के दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, और नेचर की जो सबसे सिक्योर, सबसे प्रिसाइज लैंग्वेज मानी जाती है वो DNA की लैंग्वेज होती है। तो आखिर इस लैंग्वेज को समझना, पढ़ पाना, उसको क्रैक करना बहुत मुश्किल था। एंड इट टेक्स सेवरल ईयर्स टू डेवलप एंड अंडरस्टैंड द कोड। एक कोड का अमीनो एसिड फाइंड आउट करना, उसकी डिस्कवरी, उसकी डेसिफरिंग बहुत मुश्किल थी और बहुत टाइम लगा। हालांकि अब हम पूरे 64 कोड का मीनिंग जानते हैं, लेकिन ये डिस्कवरी कैसे हुई, थोड़ा बहुत इसका ब्रीफ आइडिया हमें NCERT में दिया है, वही हम समझना चाह रहे हैं।
कोड की डिस्कवरी, कि कोड के अमीनो एसिड की डिस्कवरी को डेसिफरिंग भी कहते हैं। और वही हमारा अगला पार्ट है कि आखिर ये डिस्कवर कैसे हुए। देखें, डेसिफरिंग द जेनेटिक कोड्स। डेसिफरिंग मतलब पता लगाना कि किस कोड से कौन सा अमीनो एसिड कोड होता है, उसको डिस्कवर करना। डेसिफरिंग मीन्स फाइंडिंग आउट द टाइप ऑफ अमीनो एसिड कोडेड बाय एन जेनेटिक कोड, कि ईच जेनेटिक कोडोन कोड्स विच अमीनो एसिड, ये मालूम करना ही डेसिफरिंग होता है। डेसिफरिंग में देखिए कुछ साइंटिस्ट का बड़ा मेन रोल है, कंट्रीब्यूशन है, एंड दिस इज बीइंग डन बाय 3 मेजर साइंटिस्ट, ओकोवा, नीरनबर्ग एंड खुराना। सेवेरो ओकोवा, नीरनबर्ग एंड हरगोविंद खुराना, इन्होंने अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से कोड डिस्कवरी में हेल्प की है। तीनों का कंट्रीब्यूशन अलग अलग है। हम एक एक करके तीनों का कंट्रीब्यूशन समझें। सबसे पहले बात करते हैं ओकोवा की। सेवेरो ओकोवा, इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने एक एंजाइम डिस्कवर किया था। ही डिस्कवर्ड एन एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम, इसको ओकोवा एंजाइम भी बोलते हैं। इन्होंने एक बड़ा यूनिक एंजाइम डिस्कवर किया था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। इस एंजाइम की खास बात देखो क्या होती है। दिस एंजाइम कैन पॉलीमराइज राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करता है इन विट्रो कंडीशन, मतलब टेस्ट ट्यूब में, आर्टिफिशियल कंडीशन में राइबोन्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करता है इन विट्रो कंडीशन विदाउट एनी टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, बिना टेम्पलेट के ये सीधा राइबोन्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करता है। और राइबोन्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करेगा तो क्या बनाएगा, आरएनए। मतलब आप देखिए, सेल के अंदर यूजुअली जो हमारे पास एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम, वो क्या करता है, वो भी न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज करता है। डीएनए पॉलीमरेज से डीएनए बनता है, आरएनए पॉलीमरेज से आरएनए। लेकिन ये पॉलीमरेज एंजाइम बिना टेम्पलेट के काम नहीं करते। इनको सामने एक पुराना टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए, उसको देख करके फिर ये एक नया स्ट्रैंड बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अब उसमें तो टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट, टेम्पलेट डिपेंडेंट सिंथेसिस एसेंशियल है। इनका जो एंजाइम है, इसमें खास बात ये बिना कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए। आप खाली इसको न्यूक्लियोटाइड दे दो तो ये एक एक राइबो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ करके एक चेन बना देगा, जिसको आप आरएनए बोल सकते हो। सो विदाउट एनी टेम्पलेट इट पॉलीमराइज राइबो न्यूक्लियोटाइड एंड फॉर्म्स आरएनए। इसका फायदा क्या हुआ, इट कैन बी यूज्ड टू डेवलप आर्टिफिशियल आरएनए। इससे अब हम आर्टिफिशियल आरएनए बना पाएंगे विद नोन सीक्वेंस। जो सीक्वेंस हमें चाहिए उस सीक्वेंस का आरएनए डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जेनेटिक कोड की डिस्कवरी में ये बहुत जरूरी था। ये एंजाइम जब से मिला तो अब हम लैब में आरएनए बना पाते हैं। फायदा क्या हुआ, अपनी इच्छा हो वैसी सीक्वेंस का आरएनए बना लो, फिर उसका प्रोटीन सिंथेसिस करके देखो पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड कौन सा आया, तो कोड की डिस्कवरी हो गई कि इस कोड ने कौन सा अमीनो एसिड डिस्कवर किया। तो पहले तो ओकोवा का कंट्रीब्यूशन समझ में आना चाहिए कि ओकोवा ने तो एक एंजाइम डिस्कवर किया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ओकोवाज एंजाइम। और इसकी खास बात है, राइबोन्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करता है, आरएनए बनाता है बिना टेम्पलेट के आर्टिफिशियल कंडीशन में, और इससे हम आर्टिफिशियल आरएनए बना सकते हैं। तो एक काम तो ओकोवा का ये हुआ। उसके बाद में कंट्रीब्यूशन देखिए नीरनबर्ग का क्या रहा। नीरनबर्ग ने क्या किया, नीरनबर्ग डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस। इन्होंने इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस का काम किया। ये एक और बड़ी जरूरत थी। अब आप ओकोवा के एंजाइम से आरएनए बनाने लग गए, ठीक है। मैंने क्या कहा, आरएनए बनाने के बाद अगर आप टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन सिंथेसिस भी कर लें तो आपको एक एक कोड के अमीनो एसिड का पता चल जाए। तो नीरनबर्ग ने सेल के अंदर होने वाला प्रोटीन सिंथेसिस को टेस्ट ट्यूब में करके दिखा दिया। सेल में भी देखिए प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए, राइबोसोम, अमीनो एसिड, टीआरएनए सब चाहिए। उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के टेस्ट ट्यूब के अंदर भी उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करने का प्रोसेस डेवलप किया, डिस्कवर किया, और उसके बाद फिर कोड डिस्कवर होना शुरू हुए। तो इनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस टेस्ट ट्यूब में कर सकते हो, वहीं राइबोसोम, टीआरएनए सब कुछ डाल के वहाँ भी कर सकते हैं। अब उन्होंने फिर क्या किया, देखिए, नाउ ही डेवलप्ड होमोपॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। राइबोन्यूक्लियोटाइड के उन्होंने होमोपॉलीमर बनाया। होमोपॉलीमर का मतलब ऐसा पॉलीमर जिसमें एक ही यूनिट रिपीट होती है, सिंगल यूनिट का पॉलीमर। और राइबोन्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड 4 टाइप्स के हैं, ठीक है। कौन कौन से, ए, सी, जी एंड यू। तो ज्यादा से ज्यादा वो कितने टाइप के होमोपॉलीमर बना पाएंगे, 4 टाइप।
ठीक है, उन्होंने होमोपॉलीमर बनाया और फिर उनका इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस किया. सो दे डेवलप्ड होमोपॉलीमर एंड देन परफॉर्म इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस. इस तरह से उन्होंने इनिशियली कुछ कोड डिस्कवर किए. अब देखो कोड कैसे डिस्कवर हुआ, यहाँ देखिएगा एक एग्जांपल देखिए. होमोपॉलीमर ऑफ यूरेसिल. यूरेसिल का सबसे पहला होमोपॉलीमर ये बनाया था, मतलब एक ऐसा आरएनए बनाया जिसमें केवल यू 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 था. ये जो है ये इसको हम पॉलीयूरिडाइलिक एसिड कह रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियोटाइड है यूरिडाइलिक एसिड. और बहुत सारे पॉलीयूरिडाइलिक एसिड एक तरह से ये क्या है, ये आर्टिफिशियल आरएनए हुआ. और ये एक ऐसा आरएनए है जिसके अंदर केवल यूरेसिल यूरेसिल है. अब इन्होंने इसका इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस किया तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनी. और सरप्राइजिंगली देखिए उस पॉलीपेप्टाइड चेन में केवल एक ही टाइप का अमीनो एसिड आया. दिस पॉलीपेप्टाइड चेन कंटेन ओनली फिनाइलएलेनिन. फिनाइलएलेनिन की लॉन्ग चेन, ठीक है, और इसको कहा गया पॉलीफिनाइलएलेनिन. तो पॉलीयूरिडाइलिक एसिड के इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस से पॉलीफिनाइलएलेनिन बना. नाउ व्हाट डज इट इंडिकेट, कि इसका मतलब इसमें एक ही कोड है, इसलिए एक ही टाइप का अमीनो एसिड आ रहा है. एक और चीज देखी गई कि यहाँ पर जो ये अमीनो एसिड थे इसके अंदर या पॉलीफिनाइलएलेनिन में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वन थर्ड अमीनो एसिड फ्रॉम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन आरएनए. आरएनए में जितने न्यूक्लियोटाइड थे इस वाले में, उससे 1/3 अमीनो एसिड आए, जिससे ये भी प्रूव हुआ कि कोड ट्रिपलेट. और उनका जो एक्सपेरिमेंट था करीब 90 न्यूक्लियोटाइड का उन्होंने आरएनए बनाया था. तो जो पॉलीपेप्टाइड बना उसमें अमीनो एसिड कितना है, 30. So he always observed that there is a 1/3 amino acid from the number of nucleotide in RNA. RNA में जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है उससे 1/3 अमीनो एसिड आते हैं. तो न केवल आपका फर्स्ट कोड डिस्कवर हुआ बल्कि कोड ट्रिपलेट है ये भी कंफर्म हुआ, क्योंकि 1/3 आ रहे हैं. ठीक है, 1/3 आने का मतलब क्या हुआ, कोड ट्रिपलेट है. अब उन्होंने कहा कि इसका मतलब यहाँ पर ये पहला कोड है यू यू यू, फिर ये एक और कोड, फिर ये एक और कोड, ऐसे. And thus he discovered UUU code for which amino acid? Phenylalanine. तो सबसे पहला कोड ये डिस्कवर हुआ था UUU, फिनाइलएलेनिन कोड करता है. और जितने हमने यू रखे थे आरएनए में, जितने न्यूक्लियोटाइड थे उससे 1/3 अमीनो एसिड आए, यानी कि कोड ट्रिपलेट भी रहा. तो ये यूरेसिल का उन्होंने एक आरएनए बनाया आर्टिफिशियल, और इस तरह से उन्होंने फर्स्ट कोड डिस्कवर किया. ऐसे ही उन्होंने फिर और भी बाकी के होमोपॉलीमर बनाया. नेक्स्ट वन होमोपॉलीमर ऑफ सी, साइटोसिन. तो ये सी ये आर्टिफिशियल आरएनए पॉलीसाइटिडाइलिक एसिड. तो पॉलीसाइटिडाइलिक एसिड बनाया गया, इसका इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस किया. तो क्या बना, जो पॉलीपेप्टाइड आया उसमें केवल एक ही अमीनो एसिड था, प्रोलीन. प्रोलीन की एक चेन बनी, पोलीप्रोलीन. ठीक है, इससे साफ दिख रहा है कि इसका मतलब कोड सी किसके लिए हो गया, ये प्रोलीन कोड करता है. ये सेकेंड कोड डिस्कवर हुआ. इस तरह से आप देखिए एक करके कोड डिस्कवर हुए हैं. तो आप देखिए पहले तो ये जो बन रहा है ना पॉलीसाइटिड, ये आरएनए, ये उस ओकोवा एंजाइम की हेल्प से बन रहा है. फिर नीरनबर्ग अब इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, तब जाकर हमें पता चल रहा है कि पॉलीपेप्टाइड में कौन सा अमीनो एसिड आया, मतलब कौन सा कोड से कौन सा अमीनो एसिड आया वो डिस्कवर हुआ. ओकोवा का एंजाइम भी जरूरी है, इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस भी जरूरी है. ये सेकेंड कोड बना. फिर इसी तरह से होमोपॉलीमर बनाया एडिनिन का, पॉली एडिनाइलिक एसिड, जिसमें एडिनिन की एक लॉन्ग चेन. इस आरएनए में सिर्फ एडिनिन था. इसका इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस किया गया. तो यहाँ पर लाइसिन अमीनो एसिड की चेन मिली, पॉलीलाइसिन, जिससे कंफर्म हुआ कि ए कोड जो है वो लाइसिन अमीनो एसिड के लिए हुआ. तो ये होमोपॉलीमर कोड है. अब होमोपॉलीमर कोड 4 बन पाएंगे अधिकतम, 4 ही कोड न्यूक्लियोटाइड होते हैं. पहला क्या था, UUU फिनाइलएलेनिन, C प्रोलीन, A लाइसिन. तो ये तो आपको भी याद रखने. मैंने कहा पूरे 64 नहीं याद रखने, लेकिन कुछ काम के हैं जो याद रखने में. मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ जाता है. तो ये A फॉर लाइसिन हुआ. नाउ ठीक इसी तरह से एक आखिरी और होमोपॉलीमर ऑफ ग्वानिन बनाया गया. तो ये पॉलीग्वानाइलिक एसिड बना, G वाला एक अमीनो एसिड, सॉरी आरएनए.
ये जो बनाया गया और जब इसका इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस किया गया तो बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट रहा, यहाँ कोई पॉलीपेप्टाइड नहीं बना, नो पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म। काफ़ी ट्राई किया गया लेकिन नहीं बन पाया। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर 3 चीज़ों से बन गया, अब इस चौथे में क्या दिक्कत है। जब इसको वर्कआउट किया गया तो पता चला कि इस ग्वानिन का जो स्ट्रक्चर है इसमें कुछ प्रॉब्लम है कि जैसे ही हम ग्वानिन की लॉन्ग चेन बनाते हैं ये खुद पर फोल्ड हो जाता है। ये एक्चुअली में केमिकल बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, तो इसकी केमिस्ट्री थोड़ी सी अलग है। दिस आरएनए फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ एंड फॉर्म ए ट्रिपल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ये खुद पर ही घूम जाता है और एक ट्रिपल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बना देता है और इस वजह से फिर इसका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता। अब ये ट्रिपल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये ऐसे घूम जाता है, यूं ऐसे। तो it fold upon itself and form a triple stranded structure and that's why its protein synthesis do not possible। और इसीलिए GGG कोड को डिस्कवर नहीं कर पाए। फिर बाद में अब तो खैर हमारे पास और भी कई मेथड आ गए हैं, हालांकि सारे मेथड में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे मेथड से लेटर ऑन बाय अदर मेथड्स इट वाज डिस्कवर्ड दैट GGG कोड्स फॉर ग्लाइसिन। आपने को ध्यान रखना है कि GGG किसके लिए, ग्लाइसिन के। लेकिन ये नीरनबर्ग नहीं बता पाए थे। नीरनबर्ग ने 3 कोड डिस्कवर किए थे, UUU फिनाइलएलेनिन, CCC प्रोलीन, AAA लाइसिन। GGG का ये नहीं बना पाए क्योंकि ये खुद पर ही फोल्ड हो जाता था तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता था। और बाद में दूसरे मेथड्स में मालूम चला कि GGG इज फॉर ग्लाइसिन। तो ये कंट्रीब्यूशन था बेसिकली नीरनबर्ग का, समझिए। अब नीरनबर्ग के कंट्रीब्यूशन के बाद थर्ड पार्ट आता है खुराना, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने देखिए थोड़ा सा एक स्टेप आगे काम किया है और उन्होंने कुछ और कोड डिस्कवर किए। हरगोविंद खुराना डेवलप्स होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इन्होंने होमोपॉलीमर तो वही बनाए जो नीरनबर्ग ने बनाए, तो इसमें तो खैर वही रिजल्ट रहा, नया कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद उन्होंने बनाए कोपॉलीमर। ये खास बात थी, वो कोपॉलीमर डेवलप किया। अब जानते हो होमोपॉलीमर कोपॉलीमर में डिफरेंस। होमोपॉलीमर जो होता है वो सिंगल यूनिट का पॉलीमर होता है, ठीक है, सिंपलेस्ट पॉलीमर है। कोपॉलीमर में क्या होता है, पहले आप 2 यूनिट को जोड़ दो, अब ये जो फंडामेंटल यूनिट बनी इसका पॉलीमर बना, तो उसको कोपॉलीमर कहते हैं। मतलब 2 बेसिक यूनिट जोड़ करके पहले एक फंडामेंटल यूनिट बनाई और फिर उसको पॉलीमराइज कर रहे। तो कोपॉलीमर में फायदा ये हुआ कि और ज्यादा कोड डिस्कवर हुए। जैसे कि एग्जांपल देखिए, कोपॉलीमर ऑफ GU मतलब ग्वानिन और यूरेसिल, इन दोनों को जोड़ के पहले उन्होंने एक डाई न्यूक्लियोटाइड बनाया। GU क्या हो गया, डाई न्यूक्लियोटाइड। अब पहले बहुत सारे GU की यूनिट बना ली, फिर इनको पॉलीमराइज किया गया GU इस तरह से। तो ये है कोपॉलीमर ऑफ GU। इसका जब इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस किया गया तो आप देखिए इसके पॉलीपेप्टाइड चेन में एक अमीनो एसिड नहीं 2 आए, 2 अमीनो एसिड, वो भी अल्टरनेट अरेंजमेंट में। क्या आया, वैलिन सिस्टीन, वैलिन सिस्टीन, वैलिन सिस्टीन। इसका मतलब यहाँ पर 2 कोड हैं, एक वैलिन के लिए और एक सिस्टीन के लिए, ठीक है। तो अब आप देखिए वैलिन फर्स्ट नंबर पर आ रहा, तो इसका मतलब देखिए कोड क्या बना, GUG, UGU, फिर GUG। तो GUG क्या है, वैलिन, UGU सिस्टीन, ठीक है। तो इससे 2 कोड पता चले कि GUG वैलिन के लिए है और UGU सिस्टीन के लिए होता है। तो कोपॉलीमर जब बनाए हरगोविंद खुराना ने, तो यहाँ 2 कोड पता चले, एक साथ 2 कोड डिस्कवर होंगे। होमोपॉलीमर में तो एक ही हो रहा है। अब बाकी जो और कोड थे वो कोपॉलीमर से डिस्कवर हुआ। कोपॉलीमर के कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह के फिर कोड डिस्कवर हुए और इस तरह से ओवरऑल जाकर 64 कोड का हमें पता चला। तो ये जो डिसिफरिंग का पूरा पार्ट है, बेसिकली इस डिसिफरिंग पार्ट में मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जेनेटिक कोड डिस्कवर कैसे। हमें एक एंजाइम मिला जिससे हम आर्टिफिशियल RNA बना पाए, फिर हम इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस करने में कैपेबल हुए, तब हमने आर्टिफिशियल नॉन सीक्वेंस वाले RNA बना करके एक कोड 2 कोड पता किए, ठीक है। तो ये इनिशियल एक्सपेरिमेंट थे डिस्कवरी के, डिसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। तो हमें एक तो ये पता चलना चाहिए पहले कि कोड डिस्कवर कैसे हुए। अब कोड को लेकर के अलग अलग बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जेनेटिक कोड बड़े यूनिक हैं और इनको लेकर के कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ चीज़ें और भी पता चली हैं। तो हमारा अगला पार्ट होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक कोड।